सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत आपके रदन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्ती क्वेश्चंस को। इसके पार्ट 1 को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो कोई भी संख्या है, 5 है, 10 है, अगर उसमें हमने 0 से गुणा कर दिया तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या 50 से शून्य में गुणा किया तो हमें 0 ही मिला, या x से 0 में गुणा करेंगे हम तो 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, देखिए घोष और अघोष दो प्रकार के स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। जैसे कि घोष स्वरों में य, र, ल, व आएगा और अघोष में श, श, श आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद पूछा है। तो स्वरों में हर स्वर होता है जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, इसके बाद दीर्घ स्वर में आता है ए, ओ, औ, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ये सब आते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ आता है। और प्लस स्वर में आता है ओम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो हर्ष स्वर, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो होता है प्लस स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर घोष अघोष ये तो व्यंजन दे दिया है, तो ये गलत दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि बगिया, वाटिका, बाग। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सूर्यास्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 है। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 56 है। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, जैसे कि ट वर्ण तथा ड़ और ढ वर्ण। क्वेश्चन नंबर 57 है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वरों में दीर्घ स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है। योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो जय पराजय, लाभ हानि, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, सब में योजक चिन्ह ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। तो कितना आसान सा प्रश्न है। ये इकाई की जगह पर है तो 6 गुणे 1 हो जाएगा, और ये वाला इकाई दहाई सैकड़े की जगह पर है तो 6 गुणे 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिला? तो 4 बच्चों में 48 सेब बांटे गए हैं। तो देखिए 4 से भाग देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना सेब मिला है। तो ये 12 सेब। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए 6, 3, 8, 5, 9, 7 को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 3 है सबसे छोटा, फिर 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9। तो ये आरोही क्रम में हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है। व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ इ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ ड़, फिर त वर्ग त थ द ध न, फिर प वर्ग प फ ब भ म। इसके बाद अंतस्थ आता है तो य र ल व, और उष्ण में श श श ह, और द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढ़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किन्हें कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना मिलती है, उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि आप अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा पाते हो। किसी चीज का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके, उसका स्व अनुभव करके। जैसे कि मिठाई मीठी होती है तो खाने के बाद ही पता चलेगी ना कि वो मीठी है कैसी है।
तो कुछ चीजें हम स्व अनुभव से सीखते हैं। एक बार गर्म चीज पर हाथ लग गया, वो जल गया, अगर गर्म तवे पर हाथ डालने से वो जल गया तो हमें ये समझ में आ गया गर्म चीज पर हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ अपने जीवन के अनुभव से भी हम सीखते हैं। तो विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्ययन तथा पठन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 66 है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग आदि। क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो अमरूदों की संख्या है 15, प्रति बच्चा मिला 3 अमरूद। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम 3 से भाग देंगे 15 में तो हमें पता लगेगा कि बच्चों को कितने कितने अमरूद मिले, तो 5-5 अमरूद मिले। क्वेश्चन नंबर 69 है, विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। तो बच्चों को विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होता, यानी कि अशिक्षा, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी न होना, लापरवाही और उच्चारण में दोष। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं की हमें तुलना करनी है। तो पहली संख्या 32,541 में अंकों की संख्या 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरी संख्या 6170 में अंकों की संख्या 4 है। तो देखिए यहाँ पर 6170 32,541 से छोटा है, या 32,541 6170 से बड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों की तुलना हो गई। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, जैसे कि ये जो हम देख रहे हैं जो हिंदी लिखी हुई है, ये देवनागरी लिपि में ही लिखी हुई है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन है। अंतरराष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है। इसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है, बोध बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पठन मतलब पढ़ने का कौशल, कितने अच्छे से बच्चा किताब को पढ़ पा रहा है या लिखे हुए शब्दों को, कहानी को कितने अच्छे से वो उच्चारण कर पा रहा है। तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस प्रक्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जैसे कि ऊ, आ, इस तरह से। ठीक है, तो ये अनुनासिक मतलब जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है, वे सभी शब्द अनुनासिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे कि देव मंदिर, यानी कि देव का अर्थ हुआ देवता और मंदिर का अर्थ हुआ गृह, यानी कि देवता का मंदिर। ठीक है, जिनमें दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अलग अलग करने पर भी निकल जाता है, वही यौगिक शब्द कहलाते हैं। विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में आश्चर्य का बोध होता है, बहुत अधिक दुख, बहुत अधिक चिंता, या इस तरह से जहां पर बहुत अधिक कोई अति होती है, तो वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे यह क्या हो गया, या अरे क्या हो गया, वाह कितना सुंदर मंदिर है। इस तरह से जहां पर आप बहुत खुश होते हो, बहुत दुखी होते हो, वहां पर हम विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, राम ने 16 पेन खरीदे, 12 पेन खरीदे। राम ने 16 पेन खरीदा, श्याम ने 12 पेन खरीदा और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो बताइए कि मोहन ने कितने पेन खरीदे? तो राम ने खरीदे 16 पेन, श्याम ने खरीदे 12 पेन और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे हैं, यानी कि राम ने 16 पेन खरीदा है और मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदा। तो 16 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 26, यानी कि मोहन ने कुल 26 पेन खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान बताइए। तो 5 का स्थानीय मान 5 इकाई दाई सेकंड पर है, तो 100 से गुणा होगा और अंकित मान तो 5 ही होगा, वही संख्या ही होगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो लंबोदर, गजानन और एकदंत। क्वेश्चन नंबर 82 है, कनिष्ठ, वरदान और उत्कर्ष के विलोम लिखिए। तो कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, वरदान का अभिशाप और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। वर्ण से आशय, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियां है तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। जैसे वर्ण के प्रकारों में देखिए, ये यहाँ पर ये स्वर हो गए, अ आ ई उ ई री ए ऐ ओ औ। फिर यहाँ पर क ख ग घ ङ छ छ इ आ, ये पूरा यहाँ पर मिला करके कंठ ताल उस तरह से, या फिर ये कहें कि पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर व्यंजन सब मिल करके यही हो जाएगा। स्वर और व्यंजन मिलकर के पूरे के पूरे वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, सम संख्या से क्या समझते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 85 है, संकर शब्दों को उदाहरण से लिखिए। तो संकर शब्द, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे कि नेक धन चलन, नेक चलन, वर्ष धन गांठ, वर्ष गांठ, रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 86 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, कि काला गोरा, प्रकाश अंधकार, दिन रात, छोटा बड़ा, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 87 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? शून्य को अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, 4 से, 5 से, 6 से, तो उसका जो भागफल है वो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर शून्य से किसी में गुणा, शून्य से किसी में भाग दे रहा है, 5 में, 6 में, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपरिभाषित है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, शून्य को हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से, यानी कि हम शून्य में भाग दे रहे हैं, तो भागफल वहां 0 आएगा। ठीक है। और अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 0 से ही, तो वहां पर ये होगा अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये आप सिर्फ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो किसी अंक का मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 की जगह पर है, ये सैकड़े की जगह पर है, तो ये 200 हो जाएगा। तो इस तरह से अंकित मान या वास्तविक मान हमेशा वही संख्या ही होगी, बार बार एग्जाम में पूछता है, वही सेम संख्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। तो पहली संख्या 41,325 में अंकों की संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7,061 में अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए 7,061 जो है ये 41,325 से छोटा है, या 41,325 7,061 से छोटा है। तो इस तरह से इनको यहाँ पर हमें छोटा और बड़ा लिख करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 90 है, 12 पेंसिल है, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? तो माना बच्चे कितने हैं, x है, और कुल पेंसिल मिली कितनी है, 12। तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी जाती है, यानी कि x इंटू 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आप देखिए x इक्वल टू 12/2, यानी कि 2 से काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि कितने बच्चों को पेंसिल मिली है, 6 बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्वर पठन से आप क्या समझते हैं? स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को हम आदर्श वाचन कहते हैं, और छात्र जो अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण मतलब किसी को देख करके उसी की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 92 है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार है, शीघ्रता से पठन और भाव को समझकर ना पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 93 है, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय 2 शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसे पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा, और जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए, और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, असुंदर या खराब लेखन के कारण बताइए। अगर बच्चा सही नहीं लिख रहा है, सुंदर सुंदर नहीं लिख रहा है, तो उसके क्या कारण है? पहला है कि उसको कलम पकड़ने सही से नहीं आती है, ठीक है, और लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी सही उचित ना हो, ये हो सकता है, और बच्चे को विराम चिन्हों का कोई ज्ञान ही ना हो, प्रयोग ही ना आता हो, और लिखते समय सही से बच्चे का बैठने का ढंग ना सही हो, या बच्चे के अंदर लिखने में ज्यादा उसका रुचि ना होना, ये भी हो सकता है खराब लेखन का कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर और मौन पठन। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन भी होते हैं।
लेकिन मुख्य में दो ही आता है। क्वेश्चन नंबर 96 शब्द किसे कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, जैसे कि कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ वर्णों में या, र, ल, व यही है, य, र, ल और व है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको आप मत देखो। ठीक है, केवल य, र, ल, व यही चार हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह किसका कथन है? तो ये हरलॉक का कथन है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में ठहराव के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, गंगा के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आपको फोर्थ सेमेस्टर के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। हमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कोई भी समस्या हो या नोट्स अगर आपको चाहिए हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।